300 साल तक रूस पर रोमानोव ख़ानदान की हुकूमत रही। ये वो हुक्मरान थे जिनके बारे में लोगों का ये मजबूत अकीदा था कि इन्हें खुदा की तरफ से हक़ हुक्मरानी हासिल है। ये एक ऐसा ख़ानदान था जिसकी ताकत सूरज की तरह चमकती थी और जिसका रौब सारी दुनिया पर था। मगर जिस तरह हर उरूज को एक ज़वाल होता है, ये ताकत भी हमेशा रहने वाली नहीं थी। और फिर 1917 के इनकलाब ने रूस की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और इस इनकलाब की वजह से आखिरी बादशाह निकोलस II और उनके ख़ानदान ने अपनी सारी जाहो हशमत खो दी और शाही महल्लात से निकलकर कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारने लगे। वेलकम बैक टू लैमिक्स। ये कहानी है 17 जुलाई 1918 की उस तारीख रात की जो रोमानोव ख़ानदान के लिए एक बदतरीन रात साबित होने वाली थी। इस रात रोमानोव ख़ानदान के आखिरी बादशाह निकोलस II, उनकी अहलिया अलेक्जेंड्रा, उनकी 4 बेटियां ओल्गा, टटियाना, मारिया, अनस्तासिया और बीमार इकलौता बेटा ज़ारोविच अलेक्सी अपने 4 वफादार नौकरों के साथ दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक दौर का खात्मा था। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने सोवियत रूस की बुनियाद डाली और दुनिया की तारीख को एक नया मोड़ दिया। आइए आज हम उसी खौफनाक रात की कहानी सुनते हैं जो येक्तारनबर्ग के एपटेव हाउस की तारीख कोठड़ी में पेश आई। ज़ार निकोलस II ने मार्च 1917 में तख्त से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था। उनकी कैद का सफ़र कई मराहिल पर मुश्तमिल था। सबसे पहले उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के करीब वाक़े ज़ारकोई सेलो के अलेक्जेंडर पैलेस में नज़रबंद किया गया। फिर बोल्शेविक इनकलाब के बाद अगस्त 1917 में उन्हें साइबेरिया के एक दूर दराज इलाके टोबोल्स्क मुंतकिल कर दिया गया। टोबोल्स्क में कैद के बावजूद ख़ानदान को अभी भी निस्बतन आज़ादी थी। वो इकट्ठे वक्त गुजार सकते थे और मजहबी सरगर्मियाँ भी कर सकते थे। मगर अप्रैल 1918 में जब जर्मन और वाइट आर्मी की ताकत बढ़ने लगी तो बोल्शेविक हुकूमत ने उन्हें आखिरी बार येक्तारनबर्ग के एक घर में मुंतकिल किया जिसे एपटेव हाउस कहा जाता है। ये घर दरअसल एक अमीर इंजीनियर का घर था, लेकिन अब उसे हाउस ऑफ स्पेशल पर्पस का नाम दिया गया। खानदान को यहाँ मुकम्मल तौर पर दुनिया से काट दिया गया था। खिड़कियां पेंट कर दी गईं और इनके गिर्द सख्त सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा लगा दिया गया। खानदान जानता था कि वो बोल्शेविक कंट्रोल के दरमियान एक खौफनाक जाल में फंस चुके हैं। 16 जुलाई 1918 का दिन एपटेव हाउस में कैद खानदान ने मामूल के मुताबिक गुजारा। बादशाह, मलका और बच्चों ने शाम को एक साथ वक्त गुजारा और कुछ मौरिखीन के मुताबिक रात का खाना भी इकट्ठे खाया। ज़ाहिरन तो हर चीज़ पुरसुकून थी, लेकिन उस दिन घर के अंदर और बाहर का माहौल तेज़ी से तब्दील हो रहा था। उस दिन कमांडेंट याकूब ज़ोरोव्स्की ने उन तमाम गार्ड्स को ड्यूटी से हटा दिया जिनके दिल में ख़ानदान के लिए हमदर्दी पैदा हो सकती थी और उनकी जगह अपने बेरहम साथियों को तैनात कर दिया। घर के चारों तरफ एक सख्त पहरा बिठा दिया गया जिससे ये वाज़ेह हो गया कि कोई बड़ा मंसूबा ज़ेरे तकमील है। इस बात से बेखबर कि उनके साथ क्या होने वाला है, खानदान सुकून की नींद सो रहा था। ज़ोरोव्स्की और उसके साथियों ने फैसला किया कि वाइट आर्मी के यहाँ पहुँचने से पहले बादशाह को रास्ते से हटाना होगा। बाज़ मौरिखीन के मुताबिक इस कत्ल का हुक्म मॉस्को से आया था, मगर इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। रात के 2 बजे ज़ोरोव्स्की ने एक गार्ड को शाही खानदान को जगाने का हुक्म दिया। उन्हें बताया गया कि खतरे के पेश नज़र उन सब को तहखाने में मुंतकिल किया जा रहा है। 11 लोग तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए दिखाई दिए। बादशाह ने अपने कमज़ोर और बीमार बेटे ज़ारोविच अलेक्सी को गोद में उठाया हुआ था। उनके साथ मलका, उनकी 4 बेटियां और वो 4 वफादार नौकर थे जिन्होंने कैद में भी अपने बादशाह का साथ नहीं छोड़ा था। ज़ोरोव्स्की आगे बढ़ा और उसने बादशाह को मुखातिब करते हुए ऐलान किया कि चूंकि उनके रिश्तेदार सोवियत रूस पर हमला कर रहे हैं, इसलिए यूराल कौंसल के हुक्म पर उन्हें सजाए मौत दी जाती है। बादशाह ने हैरानी से जवाब दिया, ओह मेरे खुदा, ये क्या है। वो अपना जुमला मुकम्मल भी न कर पाए थे कि ज़ोरोव्स्की ने बादशाह के सीने में गोली मार दी और फिर इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। ये मुनज़्ज़म कत्ल नहीं बल्कि एक अंधाधुंध कत्लेआम था। मगर इस राज ने कातलों को हैरान कर दिया कि गोलियां लगने के बावजूद शाही बेटियां जिंदा थीं। वो अभी भी खड़ी थीं या जख्मी होकर गिर चुकी थीं, लेकिन उनकी जान नहीं गई थी। उनके बचने की वजह उनके कपड़ों में सिले हुए वो हीरे जवाहरात थे जिन्होंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम किया। कातिल इस गैर मुतवक्के मुज़ाहमत से घबरा गए थे और अब बेरहमी का अगला दौर शुरू हुआ। ज़ोरोव्स्की और उसके साथियों ने बाकी मांदा लोगों को राइफल के बट
اور قریب سے سر میں گولیاں مار کر قتل کیا۔ ژوروسکی کے مطابق اس خون ریزی کو ختم ہونے میں 10 سے زیادہ منٹ کا وقت لگا۔ قتل کے بعد لاشوں کو ٹرک میں لادا گیا اور شہر سے باہر کوپتیاکی جنگل لے جایا گیا۔ حکام نے اس جگہ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی تاکہ یہ رومانوف حامیوں کے لیے ایک مزار نہ بن جائے۔ لاشوں پر تیزاب ڈالا گیا تاکہ ان کی شناخت مشکل ہو جائے اور انہیں ایک خفیہ گڑھے میں دفنا دیا گیا۔ بولشوک حکام نے دنیا کو یہ جھوٹی کہانی سنائی کہ صرف بادشاہ کو مارا گیا ہے اور باقی خاندان کو ایک محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس جھوٹ نے ایک صدی تک زندہ رہنے والی افواہوں کو جنم دیا۔ کیا انستاسیا بچ گئی تھی؟ کیا بیمار الیکسی زندہ رہا؟ یہ قتل عام ایک دور کا خاتمہ تھا۔ یہ ایک ایسا جرم تھا جس کی سفاکی کو چھپانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن تاریخ بالآخر اس سچ کو سامنے لے آئی۔ 1979 میں ان لاشوں کی خفیہ جگہ کا پتہ چلا لیا گیا اور 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد باقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہوا اور ڈی این اے ٹیسٹوں نے تمام 11 مقتولین کی شناخت کی تصدیق کر دی۔ 1998 میں بادشاہ نکولس II اور ان کے خاندان کو سینٹ پیٹرزبرگ میں پورے شاہی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ بعد میں آرتھوڈاکس چرچ نے انہیں شہداء کا درجہ دیا اور آج ایپٹیو ہاؤس کی جگہ پر چرچ آف دا بلڈ کھڑا ہے جو اس المناک رات کی یاد دلاتا ہے۔ رومانوف خاندان کا آخری دن صرف ان کا ذاتی المیہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ملک اور ایک صدی کے تغیر کا سنگ میل تھا۔ ان کی کہانی تاریخ کے صفحات پر ایک دردناک باب کے طور پر ہمیشہ درج رہے گی۔